Good morning everyone. This is Dr. Himani, BNY's department from IIMT University. So today we'll discuss about the stomach. So as you all know, stomach play a very important role in digestion. So stomach क्या होता है? Stomach एक hollow organ रहता है, means बीच में से वो खाली रहता है, ठीक है, जिसमें कुछ acids, जिसके बीच में कुछ acids जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो है फिल होता है. तो हम देखते हैं stomach क्या है. Stomach is a hollow organ situated just below the diaphragm on the left side of the abdominal cavity. तो stomach क्या है? एक hollow organ है, मीन्स जो बीच में से खाली है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में हमारे abdominal cavity और diaphragm, जो हमारे diaphragm है उसके जस्ट नीचे. वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्टमक इज 50 ml. ये कह रहे कि तब आपका पेट खाली रहता है तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहती है? उसकी वॉल्यूम रहती है 50 ml. ये खाली पेट की है. Under normal condition, it can expand to accommodate 1 liter to 1.5 liter of solids and liquids. ये कह रहे कि अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए कि हम कोई भी सॉलिड या लिक्विड ले रहे हैं तो ये वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा. कितना? 1 लीटर टू 1.5 लीटर तक वो स्ट्रेच हो सकता है. However, it is capable of expanding still further up to 4 लीटर. ये कह रहे कि लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 4 लीटर तक अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है. तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है हमारे स्टमक की? 50 ml. ठीक है. अगर हम कोई भी डाइट ले रहे हैं, सॉलिड डाइट या लिक्विड डाइट, तो वो कितना एक्सपेंड हो सकता है हमारा? 1 लीटर टू 1.5 लीटर और ये 4 लीटर तक भी एक्सपेंड हो सकता है. Now parts of the stomach. Stomach has the 4 parts. जो stomach है वो 4 main parts में divided है. First one is cardiac region, fundus, body corpus and pyloric region, या फिर pylora भी हम इसको बोलते हैं. तो आप ये दे सकते हैं, सबसे पहले है cardiac region, फिर fundus है, ये body है, ये हमारा pylorus है. तो ये main part है stomach के. तो सबसे पहले है हमारा cardiac region. Cardiac region is the upper part of the stomach where esophagus opens. ये कह रहे कि जो cardiac region है वो upper part है, ऊपर वाला part है जहाँ पे हमारे esophagus या esophageal opening होती है, वो हमारा cardiac region है. The opening is guarded by a sphincter called cardiac sphincter. ये कह रहे कि जो opening कौन देख रहा है? एक sphincter होता है जो क्या करता है कि अगर खाना आएगा तो वो opening करेगा, अगर खाना नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, तो वो opening नहीं करेगा. Which open only towards the stomach, जो कि कहाँ पे खुलता है? स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में खुलता है. This portion is also known as cardiac end. इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कार्डियक एंड भी बोलेंगे. Now second is fundus. मैं आपको दिखा देती हूँ फंडस कहाँ पे है हमारा. ये वाला पार्ट है हमारा फंडस. ठीक है. ये हमारा कार्डियक रीजन था, ये हमारा है फंडस. ओके. Now fundus is a small dome-shaped structure. It elevate above the level of esophageal opening. तो फंडस हमारा क्या है? एक डोम शेप है. डोम शेप ऊपर से लाइक बाउल की शेप जैसा होता है, एक डोम टाइप का. ठीक है. आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है एक डोम शेप का है, ये फंडस है. ठीक है. ये डोम शेप है. द ओपनिंग इट एलिवेट अप टू द लेवल ऑफ ईसोफेगल ओपनिंग. ये कह रहे कि और ये कहाँ तक? ईसोफेगल, यहाँ तक ये एलिवेट हो सकता है, ये ईसोफेगल ओपनिंग तक ये बढ़ सकता है, इतना ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है जब हम कोई भी डाइट, मतलब कैसे भी डाइट ले रहे हैं हम. थर्ड है हमारा बॉडी एंड कॉर्पस. तो ये वाला पार्ट है हमारा बॉडी. आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट है हमारा बॉडी. बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, फॉर्मिंग अबाउट 75 to 80% ऑफ द होल स्टमक. ये कह रहे कि जो बॉडी है वो होल स्टमक में सबसे बड़े वाला पार्ट है, उसमें 75 to 80% जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? हमारी बॉडी से मिलके बना हुआ है, मीन्स स्टमक की बॉडी. इट एक्सटेंड फ्रॉम जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द फंडस अप टू द पायलोरिक रीजन. और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? यहाँ फंडस से लेके ये पायलोरस तक ये जो है एक्सटेंड हो सकता है. हमारी बॉडी इतनी एक्सटेंड हो सकती है स्टमक की. नाउ फॉर दिस पायलोरिक रीजन. पायलोरिक रीजन हैज 2 पार्ट, एंट्रियम एंड पायलोरिक कैनाल. ये कह रहे कि पायलोरा में जो है 2 पार्ट से मिलके बना होता है. एक तो हमारा एंट्रियम है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक होता है हमारा ये वाला एंट्रियम है, ये पायलोरा पार्ट है हमारा. ठीक है. Pylora canal. The body of the stomach and an antrum junction between the body and antrum is marked by angular notch called insula angularis. ये कह रहे कि जो बॉडी है स्टमक की
वो कहाँ पे खत्म हो रही है, एंट्रम में आके खत्म हो रही है। मीन्स जो स्टमक की बॉडी है वो इतने पोर्शन में आके यहाँ पे खत्म हो जाती है, एंट्रम के पास आके खत्म हो जाती है। जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड एट्रम इज मार्क्ड बाय एन एंगुलर नोच कॉल्ड इंसुसुरा एंगुलरिस। ये कह रही है कि जो जंक्शन गैप होता है बॉडी और एंगुलरिस के बीच में, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, इंसुसुरा एंगुलरिस बोलेंगे। ठीक है। एंट्रम इज कंटिन्यू एज अ नैरो कैनाल विच इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंड। जो हमारा एंट्रम है वो कहाँ से कंटिन्यू है, कहाँ तक वो कंटिन्यूशन है उसका कंटिन्यूशन है पाइलोरिक कैनाल से या फिर पाइलोरिक एंड तक। ठीक है। अब आते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं हमारे ग्लैंड्स, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक और द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये कह रहे हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या अलग अलग सेल से मिलके बने हुए होते हैं। These glands open into the stomach cavity via gastric pits। ये कह रहे हैं कि जो ग्लैंड्स है ये कहाँ पे ओपन होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं, किसके थ्रू, गैस्ट्रिक, छोटे छोटे गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं उसके थ्रू। तो सबसे पहले हमारा फंडिक ग्लैंड्स। ठीक है। फंडिक ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड एज द टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कह रहे हैं कि अगर फंडिक ग्लैंड्स को देखें तो एक ऐसा है टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारा। These glands are long and tubular। ये कह रहा है कि ये वाला जो ग्लैंड है वो लंबा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की होती है। Each gland has 3 parts। इस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, बॉडी, नेक एंड इस्थेमस। और इसमें इस ग्लैंड्स में क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स जो है वो मिलके बनी हुई होती हैं, जैसे कि हमारी चीफ सेल्स हो गई, पैराइडल सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, ईसी सेल एंड ईसीएल सेल्स। ये अलग अलग सेल्स होती हैं जो हमारे फंडिक ग्लैंड्स में यूज होती हैं। ठीक है। आप भी देख सकते हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स है, ये म्यूकस नेक सेल्स है, चीफ सेल्स है, पैराइटल सेल्स है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड आर शॉर्ट एंड टॉर्टस इन नेचर। ये कह रहे हैं कि जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो आपको शॉर्ट, बहुत छोटा सा होता है और थोड़ा रफ होता है नेचर में। These glands are formed by G cells, mucous cell, EC cells and ECL cells। और ये जो ग्लैंड्स है किससे मिलके बना होता है, अलग अलग सेल्स से, जैसे G cells, EC cells, ECL cells और EC cells से मिलके बना हुआ होता है। थर्ड है आपका कार्डिक ग्लैंड्स। कार्डिक ग्लैंड्स भी छोटा और टॉर्टस इन नेचर होता है। ठीक है। इन स्ट्रक्चर विद मैनी म्यूकस सेल, और इसमें क्या है, बहुत सारी म्यूकस सेल्स होती हैं। EC cells, EC cells and chief cells also present in the cardiac cells। जो हमारी पाइलोरिक ग्लैंड्स में सेल्स थी वो भी इसी में होंगी, लेकिन इसमें क्या है, हमारी म्यूकस सेल्स भी जो है प्रेजेंट होंगी कार्डियक ग्लैंड्स में। नेक्स्ट है आपका एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स आर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट इन द ग्लैंड और द म्यूकोसा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कौन सी होती हैं, जो हमारे क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है। जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ग्लैंड्स में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकस लेयर जो होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, पर्टिकुलरली स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मेनली कहाँ ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड स्टमक में सिक्रीट कर रहे हैं। The enteroendocrine cells present in gastric glands are G cells, EC cells and ECL cells। ये कह रहे कि जो एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स होती हैं उनमें कुछ अलग अलग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी G सेल्स हो गई, EC सेल्स हो गई और ECL सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब ये हमने देख लिया है कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उन ग्लैंड्स का काम क्या होता है। ठीक है। ये तो हमें पता है कि वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम है कि वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करे, ताकि जो हमारा डाइजेशन हो रहा है, जब हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन में वो हमें हेल्प करे। नाउ फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक ठीक है, मेन फंक्शन स्टमक का क्या है, डाइजेशन कराना ही है, लेकिन डाइजेशन के अलावा और क्या वो फंक्शंस करा सकता है, ये हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शंस में ये कि हमें अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन से ये हमें बचाता है। सेकंड है डाइजेस्टिव फंक्शन,
कि अगर हमने खाना खाया तो स्टमक में क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ अलग अलग बैक्टीरियाज, लाइक अगर हमने नॉर्मली खाना खाया, ऐसे रैंडमली उठा के कोई भी खाना खा लिया और हमारे हाथ में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो जो रैंडम बैक्टीरिया हमारे मुंह में चला जाता है तो वो क्या करता है, स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उनको क्या करता है, किल कर देता है और जो खाना है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड है एक्सक्रीटरी फंक्शंस। Many substances like toxins, alkaloids and metal are excreted through the gastric juice। ये करेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन में, जैसे कि आपको कोई भी स्टीरॉइड्स हो गया, कोई भी एल्कलॉइड्स हो गया, तो ये क्या है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा गैस्ट्रिक जूस के थ्रू। अब गैस्ट्रिक जूसेस के क्या फंक्शंस है। मेन फंक्शन तो था कि वो क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रहे थे, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर रहे थे। अब गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, हम ये देखते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन, मेन फंक्शन पहला क्या काम है उसका, डाइजेस्टिव फंक्शन। गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन। ये कह रहे कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ किस पे काम करता है, मेनली प्रोटीन का ब्रेकडाउन वो करता है। प्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर पैप्सिन एंड रेनिन। जो आपके प्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं गैस्ट्रिक जूसेस के, पैप्सिन एंड रेनिन हैं। गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन सम अदर एंजाइम लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज, जेलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्राइटिक अमाइलेज। ये कह रहे कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उसमें और भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका लाइपेज हो गया, जेलेटिनेज हो गया, गैस्ट्रिक अमाइलेज हो गया, यूरेज हो गया, तो ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीमोपोइटिक फंक्शंस। हीमोपोइटिक फंक्शंस में क्या होता है कि विटामिन B12 जो है उसको एब्जॉर्ब कराता है आपके इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शंस। मीन्स कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस में कि आपका जो ये एक म्यूकस का फॉर्म बना लेता है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, चारों तरफ आपकी वॉल की चारों तरफ एक म्यूकस मेम्ब्रेन बना लेता है, जिससे कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पेट को इफेक्ट ना करे, पेट की जो वॉल है। म्यूकस इज अ म्यूकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय म्यूकस नेक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कह रहे हैं कि जो म्यूकस है वो एक म्यूकोप्रोटीन है, वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आपके नेक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। एंड सरफेस म्यूकस सेल इन द फंडक बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टमक। इट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक वॉल। ये कह रहे हैं कि क्या करता है, गैस्ट्रिक वॉल को प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरीकों से। प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी। ये कह रहे हैं कि स्टमक को ये प्रोटेक्ट करता है कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो उससे। Prevent the digestive action of पैप्सिन on the wall of the stomach, particularly gastric mucosa। ये कह रहे कि रोकता है, जो पैप्सिन सिक्रीट हो रहा है उसको उससे बचाता है। ठीक है। मेनली कौन बचा रहा है, आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो म्यूकस वाली लेयर है वो बचा रही है। Protect the gastric mucosa from hydrochloric acid of gastric juice because of its alkaline nature and its acid combining power। ये कह रहे कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो आपकी वॉल जो है, स्टमक की वॉल है, उसको बचा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका pH बहुत ज़्यादा होता है और वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, तो अगर आपका म्यूकोसा मेम्ब्रेन स्टमक की उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उस लेयर को वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके गैस्ट्रिक जूसेस में। ये क्या करता है, एक्टिव पैक्सिनोजन को पैक्सिन में कन्वर्ट करता है। किल सम बैक्टीरिया एंटरिंग द स्टमक अलोंग विद फूड सब्सटेंस। ये करेगी जो भी खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है उसको ये क्या करता है, किल करता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलाइटिक एक्शंस बोलते हैं। प्रोवाइड एसिड मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ये क्या करता है, एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, एसिड मीडियम बनाता है जो कि हमारे क्या है, जरूरी होते हैं हमारे हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है उसको रोकते हैं। तो कौन कौन से बनाने में हेल्प करते हैं,
जैसे आपका गैस्ट्रिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, वेगल स्टिमुलेशन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक का आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को बनाएंगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को बनने से रोकेंगे। कौन कौन से हैं? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड डबल वाई, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनने से रोकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी। हमने पहले पढ़ा था स्टमक क्या होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स पढ़े थे, क्या क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं स्टमक के, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में कि अगर आपके स्टमक में या फिर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर म्यूकस लेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन सी वो डिसीज हो सकती है, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम अप्लाइड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज गैस्ट्राइटिस। अगर आपके किसी भी टर्म के पीछे आइटिस लग जाए, ये आइटिस लग जाए तो मीन्स कि उस टर्म में क्या है, इन्फ्लेमेशन है। जैसे कि गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जिसके पीछे आइटिस लग जाता है मीन्स वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। ये कह रहे कि अगर आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक, और ये कैसी हो सकती है, एक्यूट और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए हो रही है 3 to 4 डेज, क्रॉनिक मतलब कि वो 1 या 2 महीने से ज्यादा हो रही है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कह रहे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जो आपकी सुपरफिशियल मेम्ब्रेन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एंड इन्फिल्ट्रेशन विद ल्यूकोसाइट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स, और वहाँ पे क्या है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की, कौन से उसकी यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स में इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ इवन द डीपर लेयर। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जितनी भी डीप लेयर हैं वहां तक उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और यहाँ पे सारे जो भी लिम्फोसाइट्स हैं उन सब की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब है कॉजेज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस, कि हमें पता चल गया कि गैस्ट्राइटिस क्या है, कि इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। अब क्या क्या कॉज है, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके, तो एक इन्फेक्शन होता है हमारा हेलिकोबैक्टीरिया पायलोरी। ये क्या है, इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे सॉइल में, फूड्स में, कंटामिनेटेड वाटर में मिलता है, तो ये क्या कहते हैं, हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल या फिर शराब का सेवन कर रहे हो तो भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है खत्म कर देगी, बिल्कुल बर्बाद कर देगी। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्प्रिन एंड अदर नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आप कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी स्टीरोइड्स ड्रग्स ले रहे हो तो भी आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है डिस्टर्ब हो सकती है। ट्रोमा बाय नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, रिपीटेड एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर आप बार बार रेडिएशन, मतलब कि अगर आप कोई बार बार एक्सरेज करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, वे कीमोथेरेपी करा रहे हैं, तो उससे भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक ये तो हमने एक्यूट के पढ़े थे, क्रॉनिक के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो मेन है आपका हेलिकोबैक्टीरिया पायलोरी इन्फेक्शन हो सकता है इस बैक्टीरिया से आपको। लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ अल्कोहल, आप बहुत लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं इसलिए भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAIDs मीन्स कि आप नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स स्टीरॉइड्स ले रहे हो बहुत लंबे समय से, ऑटोइम्यून डिसीज, ये ऑटोइम्यून डिसीज भी हो सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये गैस्ट्राइटिस है, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके गैस्ट्राइटिस के, तो सबसे पहले है नोजिया, हमें बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो सकती है हमें। एनोरेक्सिया मीन्स खाना जो है, हमारी जो भूख है वो बहुत कम हो जाएगी। इनडाइजेशन, हम जो भी खाना खाएंगे वो क्या होगा, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डिस्कम्फर्ट और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब हमें थोड़ा अजीब सा लगेगा, हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे और हमारा पेट जो है थोड़ा फूला फूले सा लगेगा। बाइचिंग मीन्स कि हमें डकारें आती रहेंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब है आपका गैस्ट्रिक एट्रोफी। गैस्ट्रिक एट्रोफी होता क्या है, गैस्ट्रिक एट्रोफी इज द कंडीशन इन विच द मसल ऑफ द स्टमक श्रिंक एंड बिकम वीक।
गैस्ट्रिक एट्रोफी एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी मसल्स जो होती है स्टमक की बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती है एट्रोफी में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑल्सो श्रिंक, इसमें आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो भी क्या है, सिकुड़ जाते हैं। रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो भी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी होने लगेगी। क्या क्या कॉजेस हैं, गैस्ट्रिक एट्रोफी इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कॉल्ड क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्रिक। गैस्ट्राइटिस एट्रोफी क्या है, किसकी वजह से ये हो रही है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रही है आपको, ठीक है। उसकी उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है तो वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, गैस्ट्रिक एट्रोफी में चेंज हो जाएगी वो। देयर इज एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इंक्लूड लॉस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी एट्रोफी हो जाएगी जिसकी वजह से जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो भी खत्म होने लगेंगे। ओके, नाउ फीचर्स, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही हैं। जनरली गैस्ट्रिक एट्रोफी डज नॉट कॉज एनी नोटिसेबल सिम्टम्स, अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक एट्रोफी कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखाती कि हमें कुछ पता चले। However, it may be leads to eclorygia, means absence of hydrochloric acid in the gastric juice। ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर लेकिन आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है वो क्या है, खत्म होने लगेगा, आपको एनीमिया हो सकता है, और कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स को क्या हुआ कि गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं उसके। नाउ कम टू पैप्टिक अल्सर। सबसे पहले हमने कौन सी डिसीज पढ़ी थी, गैस्ट्राइटिस, जिसमें आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही थी। सेकेंड आपका गैस्ट्रिक एट्रोफी, गैस्ट्रिक एट्रोफी में जो वॉल है वो कैसी हो रही थी, श्रिंक हो रही थी और वीक हो रही थी बहुत ज्यादा। अब है आपका पैप्टिक अल्सर। अल्सर मीन्स द इरोशन ऑफ द सरफेस ऑफ एनी ऑर्गन ड्यू टू शेडिंग और स्लगिंग ऑफ इन्फ्लेमेड नेक्रोटिक टिश्यू दैट लाइन्स द ऑर्गन। ये कह रहे हैं कि अल्सर का मतलब क्या होता है, एक फोड़ा जो आपकी लाइन है उसमें शेडिंग हो जाएगी, एक बहुत हल्का सा मतलब फोड़ा होने लगेगा वहां पे। पैप्टिक अल्सर मीन्स एन अल्सर इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड द ड्यूडेनम। ये कह रहे हैं कि पैप्टिक अल्सर का मतलब है कि एक अल्सर हो रहा है, एक फोड़ा टाइप हो गया आपके ड्यूडेनम में और आपके पेट में। Caused by action of gastric juice, ये कह रहे हैं कि इसलिए होगा जो भी एक्शंस आपके गैस्ट्रिक जूसेस के आ रहे हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। If पैप्टिक अल्सर is found in stomach, it is called gastric ulcer। ये कह रहे हैं कि अगर पैप्टिक अल्सर आपके पेट में दिख रहा है तो हम उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। अगर आपके ड्यूडेनम में ये अल्सर है तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, इंक्रीज पैप्टिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पैप्सिन इन गैस्ट्रिक जूसेस। आपकी जो पैप्टिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस जो पैप्सिन है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। हाइपर एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस की बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है। रिड्यूस एल्कलिनिटी ड्यू टू ड्यूडेनल कंटेंट, ये कह रहे हैं कि जो आपका पीएच होता है वो क्या होता है, हाईली एल्कलाइन होता है, तो उसकी जो एल्कलिनिटी थी वो कम हो रही है, जो ड्यूडेनल कंटेंट की एल्कलिनिटी थी वो कम हो रही है, जिसकी वजह से आपको पैप्टिक अल्सर हो सकता है। डिक्रीज म्यूसिन कंटेंट इन गैस्ट्रिक जूस और डिक्रीज प्रोटेक्टिव एक्टिविटी इन स्टमक एंड ड्यूडेनम। जो आपके गैस्ट्रिक जूस में म्यूसिन था वो कम होने लगेगा और जो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी थी, जो प्रोटेक्टिव एक स्टमक को बचाता है ड्यूडेनम और स्टमक और ड्यूडेनम को जो बचाता है वो भी खत्म होने वाली हो रही थी। कांस्टेंट फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, आपको लगातार कोई भी फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। नाउ फीचर्स, हम पहचानेंगे कैसे कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है, पैप्टिक अल्सर है। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ पैप्टिक अल्सर इज सीवियर बर्निंग पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या होता है पैप्टिक अल्सर में, आपको बहुत ज्यादा जलन होने लगेगी आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में, आपको चक्कर भी आएंगे, वॉमिटिंग भी हो सकती है, खून की उल्टियां भी हो सकती है, बर्निंग पेन आपके छाती में और पेट में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी, जलन बहुत ज्यादा होने लगेगी, आपका वेट भी लॉस हो सकता है और भूख भी आपको बहुत कम मात्रा में लगेगी। नाउ नेक्स्ट इज Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome is characterized by secretion of excessive hydrochloric acid in the stomach.
ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, उसको हम बोलेंगे ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस डिसीज़ को सर्च किया था, जिसकी वजह से इसका नाम ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम पड़ गया था। नाउ फीचर्स क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया मीन्स वाटरी स्टूल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हमें खाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और कभी कभी क्या है हमें खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। ठीक है, नाउ कम टू पैंक्रियास। तो पैंक्रियास इज अ ड्यूअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि जो पैंक्रियास है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूअल ऑर्गन बोलेंगे, क्योंकि वो दो काम करता है, एक तो एंडोक्राइन फंक्शन है उसका, दूसरे है उसका एक्सोक्राइन फंक्शंस। Exocrine function is endocrine function is concerned with the production of hormone। ये कह रहे कि जो endocrine function उसका क्या concern है? उसको concern है hormones को secrete कराना, production कराना hormone का। The exocrine function is concerned with the secretion of digestive juice called pancreatic juice। जो exocrine functions है उसका क्या काम है कि digestive juices को secrete कराना, जिसको हम क्या बोलते हैं? pancreatic juices बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये आपका लीवर है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला है आपका पैंक्रियास। ये आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये पैंक्रियास है, ये एम्पुला ऑफ वेटर है, आप देख सकते हो, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये डक्ट है आपकी हेपेटिक डक्ट्स, कॉमन हेपेटिक डक्ट्स, ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट है, और ये आपका लीवर है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास रिजेंबल सलेवरी ग्लैंड एंड स्ट्रक्चर। ये कह रहे कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या रिजेंबल कर रहा है? सलेवरी ग्लैंड्स, देखने में वो सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ एक्नाई और एल्वियोलाई। वो वाला पार्ट जो है किससे मिलके बना हुआ होता है? एल्वियोलाई और एक्नाई से मिलके बना हुआ होता है। अगर हम यहाँ से छोटे वाला पार्ट लें, थोड़ा सा टुकड़ा ले लें हम इसका, तो ये बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, वो कैसी होती है? एक्नाई और एल्वियोलाई इन स्ट्रक्चर होती है। Each acanus has a single layer of acinar cell। ये कह रहे कि हर एक acanus में क्या है? सिंगल लेयर होती है acinar cell की, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। acinar cell contains zymogen granules। acinar cells में क्या होता है? zymogen granules प्रेजेंट होता है, which pose the digestive enzyme, जो कि क्या शो कर रहा है? digestive enzyme शो कर रहा है। A small duct arises from the lumen from each alveolus। ये कह रहे कि एक छोटी सी डक्ट्स जो है वो हर एक ल्यूमेन से बाहर आ रही है। Some of these ducts from neighboring alveoli unite to form interlobular duct। ये कह रहे कि हर एक उसमें से डक्ट जो है एक मिलके क्या बना रही है? आपकी इंटरलोबुलर डक्ट बना रही है। हर एक ल्यूमेन से जो डक्ट हो रही थी, अराइज हो रही थी, उन सब डक्ट्स को अरेंज करके एक इंटरलोबुलर डक्ट बन रही है आपकी। All the interlobular duct unite to form the main duct of pancreas। ये कह रहे कि हर एक interlobular duct क्या बना रही है? एक मेन डक्ट बना रही है पैंक्रियास की, जिसको हम क्या बोलेंगे? विर्सेंट डक्ट बोलेंगे। विर्सेंट डक्ट जॉइंस कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म एम्पुला ऑफ वाटर। ये कह रहे कि विर्सेंट डक्ट जो है मिलके क्या बना रही है? एक एम्पुला ऑफ वेटर बना रही है, जो कि आपके कहाँ पे खुल रहा है? आपके ड्यूडेनम में ओपनिंग है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी ओपनिंग। देखो ये आपकी डक्ट है, यहाँ पे इसका एम्पुल ऑफ वाटर है, और ये कहाँ पे उसकी ओपनिंग है? आपके ड्यूडेनम में इसकी ओपनिंग हो रही है। इन सम पर्सन एन एसेसरी डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि किसी ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एक और डक्ट प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इट ऑल्सो ओपन इनटू द ड्यूडेनम। वो भी कहाँ पे ओपन होती है? आपके ड्यूडेनम में ओपन होती है। प्रॉक्सिमल टू द ओपनिंग ऑफ द एम्पुल ऑफ वाटर। उसकी वो एम्पुल ऑफ वाटर के प्रॉक्सिमली ओपनिंग होती है। नाउ नर्व सप्लाई की कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है पैंक्रियास में? तो पैंक्रियास में दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती हैं। जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किसके थ्रू सप्लाई होते हैं? स्प्लैंचिक नर्व के थ्रू सप्लाई होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो किसके थ्रू सप्लाई हो रहे हैं? आपके वेगस नर्व के थ्रू हो रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पैंक्रियाटिक जूस पर डे कितना सिक्रीट होता है, तो उसका वॉल्यूम है 500 to 800 ml पर डे। इतना आपका पैंक्रियाटिक जूस हर दिन में सिक्रीट होता है। और वो क्या होता है? हाईली एल्कलाइन होता है आपका, उसका पीएच होता है 8 to 8.3
एंड उसकी ग्रेविटी होती है 1.010 टू 1.018, ये इसकी ग्रेविटी होती है। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की। पैंक्रियाटिक जूसेस जो है आपका किस किस से मिलके बना हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं पैंक्रियाटिक जूस वाटर एंड सॉलिड से मिलके बना हुआ होता है। वाटर हमारा यहाँ पे 99.5% है और 0.5% हमारा सॉलिड है। वाटर में तो कोई भी हमारा कुछ नहीं होता। अब सॉलिड्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, तो ये सारे कौन से हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं आपके, कुछ एंजाइम्स में हो जाते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिक एंजाइम्स में सब्सटेंस में हो जाते हैं, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। और एंजाइम्स भी फिर आपका फर्दर डिवाइडेड हो जाता है आपका प्रोलाइटिक एंजाइम में और लाइपोलाइटिक एंजाइम्स में। तो ये सब है आपका प्रोलाइटिक एंजाइम्स और ये है आपके लाइपोटिक एंजाइम्स। तो ये पूरा एक कॉम्पोजिशन है कि जिससे आपका पैंक्रियाटिक जूसेस मिलके बना हुआ होता है। अब कलेक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की, ठीक है, हमने देख लिया पैंक्रियाटिक जूस होता क्या है, कैसे पैंक्रियाटिक जूस जो है वो बन रहा है। अब पैंक्रियाटिक जूस कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में। तो इन एनिमल्स द पैंक्रियाटिक जूस इज कलेक्टेड बाय कनेक्टिंग अ फिस्टुला बिटवीन द पैंक्रियाटिक डक्ट एंड द ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये कह रहे हैं कि एनिमल्स में हम पैंक्रियाटिक जूस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। एक हम फिस्टुला की मदद से एक ओपनिंग बनाएंगे, ठीक है, ओपनिंग बनाएंगे एब्डोमिनल वॉल में, जहाँ से हम पैंक्रियाटिक जूसेस ले सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग्स अ मल्टी ल्यूमेन ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू द नोज और माउथ। ह्यूमन बीइंग में एक मल्टी ल्यूमेन ट्यूब होती है, उसको हम इंसर्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग में, या तो नाक के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू उसको हम इंसर्ट करेंगे। टिल द टिप ऑफ दिस ट्यूब रीच द इंटेस्टाइन नियर द एम्पुल ऑफ वाटर, तब तक उसको इंसर्ट करेंगे जब तक वो ट्यूब जो है एम्पुल ऑफ वाटर या फिर इंटेस्टाइन तक चली ना जाए। द ट्यूब हैज अ मार्किंग, उस ट्यूब के ऊपर एक मार्किंग होती है। द एंट्रेंस ऑफ द टिप ऑफ द ट्यूब इनटू द इंटेस्टाइन नियर द एम्पुला इज इंडिकेटेड व्हेन दिस लाइन कम नियर द माउथ। ये बोल रहे कि जो एंट्रेंस होता है टिप, ट्यूब का जो टिप होती है वो कहाँ तक उसको पहुँचानी होती है, इंटेस्टाइन तक पहुँचानी होती है, एम्पुल ऑफ वाटर जो होता है वहाँ पे आपका, ठीक है। द ट्यूब हैज 3 ल्यूमेन, इस ट्यूब के अंदर 3 ल्यूमेन्स होते हैं। व्हेन बलून्स आर स्मॉल बलून आर अटैच टू द 2 आउटर ल्यूमेन्स, ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे 2 बलून्स जो है अटैच हो जाते हैं हमारे दोनों आउटर ल्यूमेन्स में। एक से हम क्या हवा भरते हैं एक बलून से दूसरे बलून में, क्या है फिर वो जो आपका लिक्विड है पैंक्रियाटिक जूस है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब फिर वो फूल जाता है। नाउ द पैंक्रियाटिक जूस इज कलेक्टेड थ्रू द मिडिल ल्यूमेन बाय मींस ऑफ एस्पिरेशन, जिसकी वजह से फिर हम क्या है कि वो पैंक्रियाटिक जूस हमारा कलेक्ट हो जाएगा एस्पिरेशन के थ्रू। अब है हमारा अप्लाइड फिजियोलॉजी कि पैंक्रियाटिक जूसेस होते क्या हैं, कैसे वो सिक्रीट हो रहा है, कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या उसकी कॉम्पोजिशन है। अब क्या क्या पैंक्रियास में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले आपका पैंक्रियाटिस, मैंने भी पहले भी बताया था आपको, जिसमें आइटिस लग जाए जिस टर्म में, तो वहां पे क्या है इन्फ्लेमेशन है। पैंक्रियाटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एक्टिनाई। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रही है, आपके पैंक्रियाटिक एक्टिनाई में इन्फ्लेमेशन हो रही है। इट इज अ रेयर बट डेंजरस डिसीज, ये कह रहे हैं कि बहुत रेयर है लेकिन जिसको भी हो सकती है, काफी डेंजरस उनके लिए साबित हो सकती है। और ये 2 टाइप की हो सकती है, एक्यूट पैंक्रियाटिस एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटिस। एक्यूट पैंक्रियाटिस जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने लगे या फिर हमें कोई गोल्ड स्टोन हो जाए। फीचर्स क्या हैं एक्यूट पैंक्रियाटिस की, कि हमें बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, उल्टियां आ जाएंगी, चक्कर आने लगेंगे, हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बुखार हो सकता है, ठीक है। ये सब कारण है हमारे एक्यूट पैंक्रियाटिस के। नाउ chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis develop due to repeated acute inflammation or chronic damage to pancreas.
क्रॉनिक पैंक्रियाटिस क्या होगा, जब आप रिपीटेड इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर आपका क्रॉनिक डैमेज की बिल्कुल आपका पैंक्रियास डैमेज हो चुका है तो आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटिस हो सकता है। क्या क्या है कि आप बहुत लंबे, क्या क्या उसके कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के, कि आप बहुत लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं, क्रॉनिक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए आपके एम्पुल ऑफ वाटर में, या फिर कोई भी आपको गोल्ड स्टोन बन जाए तो भी आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटिस हो सकता है। हेरिडिटरी कोज की आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास है कि अगर माँ बाप को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका स्टियोरिया। इसमें क्या है, जो आपका स्टूल होगा, जो आपका मतलब फीसेस होगा, जो आपकी पॉटी होगी वो कैसी होगी, बहुत बल्की होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, वो ब्लैक कलर की होगी, क्ले लाइक स्टूल, और बहुत ज़्यादा गंदी फॉर्टी स्मेल उसमें होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो आपका फैट है वो अनडाइजेस्टेड फैट है, ठीक है, वो फैट जो है आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। Stearia is the formation of bulky, foul-smelling, frothy and clay-colored stool with a large quantity of undigested fat because of impaired digestion and absorption of fat. तो आपको जस्ट वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बल्की, बहुत ज़्यादा बल्क में होगा आपका स्टूल जो है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होगी, फॉर्टी होगा, क्ले लाइक मिट्टी जैसा उसका कलर होगा आपके स्टूल का, बहुत, ठीक है। क्योंकि आपका ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो फैट है वो अनडाइजेस्ट है, जिसकी वजह से, या फिर वो जो फैट है वो आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ कम टू लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर इज अ ड्यूअल ऑर्गन हैविंग बोथ सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। लीवर भी क्या है, ड्यूअल ऑर्गन है, ये क्या कर रहा है, सिक्रीट करता है और एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है, बहुत सी चीजों को। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है आपके शरीर में, जिसका वेट कितना होता है 1.5 kg इन मैंस होता है। और ये कहाँ पे होता है, इट इज लोकेटेड टू द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ऊपर की तरफ, सीधी ऊपर सीधी तरफ ये आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बीनीथ डायफ्राम के जस्ट बीनीथ, ठीक है। तो लीवर इज मेड अप ऑफ मैनी लोब्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्स। ये कह रहे कि छोटे छोटे लोब्स, मतलब लोब्स होते हैं लीवर्स में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक लोब्स बोलेंगे, या फिर लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं हम उनको। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ मैनी लोब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। हर एक लोब में क्या है, अलग अलग, हर एक लोब में अलग अलग लोब्यूल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक लोब्यूल्स हम बोलेंगे। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। जो आपके हेपेटिक लोब्यूल्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लीवर है, फंक्शनल यूनिट है लीवर का। स्ट्रक्चर मतलब कि वो उसको लीवर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और फंक्शनल मींस कि हेपेटिक लोब्यूल्स ही है जो मेन फंक्शन कर रहा है लीवर का, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। There are about 50,000 to 1 lakh lobules in the liver. ये कह रहे हैं कि आपके लीवर में 50,000 से 1 लाख तक छोटे छोटे लोब्यूल्स आपके लीवर में हो सकते हैं। The lobules are a honeycomb like structure. जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें छोटे 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 छेद होते हैं, ऐसे ही लीवर जो है किससे, एक honeycomb like structure से बना हुआ होता है। It is made up of liver cells called hepatocytes. और ये किससे मिलके बना हुआ होता है, लीवर की सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। आप ये देख सकते हो, ये लीवर है, ठीक है, लीवर है, इसमें ये आपका पोर्टल वेन आ रही है, ये आपका बाइल डक्ट है, ये आपकी हेपेटिक आर्टरी है, ये लेफ्ट लोब है, और ये वाला जो ग्रीन कलर का पोर्शन है आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट आ रही है, और एक ये जा रही है गॉल ब्लैडर से अटैच हुई सिस्टिक डक्ट, ठीक है। Now portal trade. Each lobe is surrounded by many portal trade. ये कह रहे कि हर एक lobes जो है वो किससे सराउंडेड है, एक portal trade से सराउंडेड होता है। Each portal trade consists of 3 vessels. हर एक portal trade जो है उसमें 3 vessels होती हैं आपका, hepatic artery, portal vein and bile duct. अब है आपका biliary system.
बाइलरी सिस्टम और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपरेटस इज फॉर्म बाय गॉल ब्लैडर। ये कह रहे कि जो बाइलरी सिस्टम है या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, आपके गॉल ब्लैडर से बना हुआ होता है या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट से मिलके बना हुआ होता है। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक बाइल डक्ट विच केम आउट ऑफ द लीवर जॉइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कह रहे कि जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक बाइल है वो क्या बना रहा है, एक कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। इट यूनाइट विद द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। फिर ये किससे यूनाइट कर रहा है, सिस्टिक डक्ट से जो कि गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, उसमें फिर एक उसके साथ मिलके क्या बना रहा है, कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। ऑल दीज डक्ट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ये जो डक्ट्स होती हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सिमिलर होती है, आपस में मिली जुली होती है। देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। एक स्फिंक्टर आता है उसमें जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी एट द लोअर पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉमन बाइल डक्ट के नीचे लोअर पार्ट में। बिफोर इट जॉइन द पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट्स के जुड़ने से पहले। इट इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स फाइबर। ये किससे मिलके बना होता है, आपके स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। इट इज नॉर्मली केप्ट क्लोज। ये कह रहे कि नॉर्मली देखा जाए तो ये बंद रहती है। सो द बाइल सिक्रीट फ्रॉम द लीवर एंटर द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर। जिसकी वजह से जो आपका बाइल सिक्रीट हो रहा है लीवर में वो क्या है, एंटर हो सके गॉल ब्लैडर में, तब उसको स्टोर होना है। तो अब ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, ये कह रहे कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई आपके कहाँ पे होती है, आपके लीवर में होती है अबाउट 1005 ml पर मिनट। ठीक है, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई यहाँ पे लीवर में होती है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 सोर्सेस। ये कह रहे कि लीवर जो है 2 सोर्स से ब्लड लेता है, एक तो आपका हेपेटिक आर्टरी, दूसरा है आपका पोर्टल वेन। अब प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल की प्रॉपर्टीज क्या है बाइल की, तो आप देख सकते हो हर दिन आपका बाइल कितना बन रहा है, 800 से 1200 ml पर डे आपका बाइल सिक्रीट हो रहा है। एल्कलाइन इन नेचर होता है, इसका पीएच होता है 8 to 8.6 और कैसा होता है, गोल्डन येलो या फिर ग्रीन कलर का ये आपका बाइल होता है। ये कॉम्पोजिशंस हैं आपके बाइल की कि वाटर इतना है और सॉलिड इतना है। फिर सॉलिड जो है वो फर्दर डिवाइडेड है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ठीक है, ऑर्गेनिक में देख सकते हो आप ये सब चीजें आती हैं और इनऑर्गेनिक में ये सब चीजें आती हैं। अब सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल कैसे सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, बाइल इज सिक्रीटेड बाय हेपेटोसाइट्स। बाइल किससे सिक्रीट हो रहा है, आपके हेपेटोसाइट से। The initial bile secreted by hepatocyte contain large quantity of bile acids, bile pigment, cholesterol, lecithin and fatty acids। जो इनिशियली बाइल सिक्रीट हो रहा है आपके हेपेटोसाइट से उसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल, लिसिथीन, फैटी एसिड्स, बाइल एसिड्स, ये सब चीजें जो हैं उसमें होती हैं। फ्रॉम हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट से बाइल इज रिलीज इनटू द कैनिकुलाई, कैनिकुलाई। ये कह रहे कि हेपेटोसाइट से फिर बाइल कहाँ पे रिलीज हो रहा है, आपके कैनिकुलाई में रिलीज हो रहा है। फिर वो यहाँ से क्या है, पास होके जाएगा आपके छोटे स्मॉल डक्ट में, स्मॉल डक्ट में या फिर आपके हेपेटिक डक्ट में। हेपेटिक डक्ट से फिर वो कहाँ पे जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाएगा। ठीक है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा या फिर आपके गॉल ब्लैडर में जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर आर एडेड टू द बाइल। ये कह रहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी भी ऐड हो जाता है आपके बाइल में जब वो पास हो रहा है इन डक्ट से। These substances are secreted by the epithelial cell of the duct। ये कह रहे कि जो सब्सटेंस कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, जो आपके एपिथेलियल सेल है डक्ट की, वहां से सिक्रीट हो रहे हैं। एडिशन टू सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बाइल। ये कह रहे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर सिक्रीट हो रहा है बाइल में, वो क्या है, बाइल की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। अब बाइल सिक्रीट हो गया, कैसे बन गया ये हमें पता चल गया। अब बाइल स्टोर कैसे होता है ये देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बाइल फ्रॉम लीवर एंटर द गॉल ब्लैडर। ये कह रहे कि जो बाइल होता है वो क्या, कुछ बाइल जो है लीवर से गॉल ब्लैडर में एंटर कर जाता है, जहाँ पे वो स्टोर होता है। इट रिलीज फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू द इंटेस्टाइन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ये कह रहे कि गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में चला जाता है जब इसकी जरूरत होती है। When bile is stored in the gall bladder, तब बाइल स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपका वॉल्यूम जो है कम हो जाती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सोल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है इन सब की, क्योंकि उसमें वहां पे पानी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड हो रहा है। पीएच जो है थोड़ा सा कम हो जाता है।
ग्रेविटी बढ़ जाती है, ओके।